हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। जी हाँ, सफलता का आपने किया विचार, उस विचार को हमने किया साकार और उस विचार को साकार करने के क्रम में हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी पढ़ रहे हैं हम पटवारी के एग्जाम के लिए। जी हाँ, आपका जो मध्य प्रदेश का फेमस एग्जाम जो इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में है और बहुत जल्द उसका पेपर होने भी वाला है, वो है पटवारी का एग्जाम, जिसके लिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं। और उसका आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है छंद। बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं अपन? छंद। तो छंद की शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में मजा आने वाला है। देखिएगा, हम शुरुआत करते हैं छंद की। तो बच्चों, छंद की शुरुआत करते हैं और छंद पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें समझना पड़ेंगी। कुछ चीज़ें समझने मतलब जैसे कि सबसे पहले बात करता हूं किसकी, कि छंद हम पढ़ेंगे काय में? काव्य में। काय में पढ़ेंगे बच्चों? काव्य। अब पहले हमको ये पता होना चाहिए कि काव्य क्या होता है। क्या पता होना चाहिए हमें कि ये काव्य कहते किसे हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, सुनिएगा। एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन जो प्रेमिका है वो उसको छोड़कर कहीं चली जाती है और जाके किसी और के साथ शादी कर लेती है। और ऐसा जब उस प्रेमी को पता चलता है तो वो बड़ा ही गम में है, दुखी है, अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर रहा है। उसको बड़ा ही दुख हो रहा है कि वो तो मेरी बेवफा निकली, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसका रो रो के बुरा हाल है। तो ये तो एक मैंने आपको कहानी सुनाई। अब इसी कहानी को मैं एक दूसरे अंदाज में आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो क्या समझ में आया कि पहले कहानी थी, हमने क्या कर दिया, उसको एक गाने के रूप में व्यक्त कर रहा हूं। कैसे? गाने के रूप में। मतलब उसने अच्छा सिला दिया आपके प्यार का, मतलब जो आपने प्यार किया था उसका अच्छा सिला दिया, मतलब, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। और आगे सुनिए। अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के। मतलब अशकों के मतलब आंसुओं की माला उसके गले पहना के, मतलब उसका रो रो के बुरा हाल है। अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और, मतलब किसी अन्य से शादी करके, खुश है वो घर किसी और का बसा के। कर दिया खून तूने मेरे एतबार का, कर दिया खून तूने मेरे एतबार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। मतलब उसने उसके भरोसे का, उसके एतबार का क्या कर दिया है? खून कर दिया है। मतलब उसने उसके भरोसे को तोड़ दिया है। और अब आपने देखा कि जो पहले मैंने कहानी सुनाई थी, लेकिन उसको जैसे ही मैंने गाने में सुनाया तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तो बस समझ लीजिए कि यही क्या है? यही काव्य है। क्या है? यही काव्य है। तो पहले कहानियाँ हुआ करती थी, बड़ी बड़ी कहानियाँ होती थी, लेकिन कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी, रोचक नहीं लगती थी। उनमें रोचकता लाने के लिए, उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ तत्व ऐसे जोड़े गए, जिनका नाम था रस, छंद और अलंकार। क्या था बच्चों? रस, छंद और अलंकार। ये तीन प्रमुख तत्व हैं जो कहानी को काव्य की ओर लेके गए, काव्य की ओर लेके गए। अच्छा, बताता हूं मैं किस तरह से ये एक कहानी को काव्य की ओर लेके गए। जैसे कि आप मान लीजिए एक स्त्री है जो सुबह सोकर उठती है, तो उसने जब मेकअप या अपने आप को श्रृंगारित नहीं किया होता है तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती है, और खुद को आईने में देखती है तो खुद ही डर जाती है। लेकिन जब वो थोड़ा सा उठती है और अपने आप को जब श्रृंगारित करती है, नहाती है, उसके बाद अपने आप को श्रृंगारित करती है, तो श्रृंगार करिया मतलब उसने क्या करा? अपने आप को चूड़ी पहनी, उसने मेकअप किया, उसने काजल लगाया, लिपस्टिक लगाई, उसने अपने गहने पहने। तो इस तरह से जब उसने सब चीज़ें पहन ली, उसके बाद क्या दिखेगी? वो सुंदर स्त्री दिखती है। क्या दिखती है फिर? वो सुंदर स्त्री दिखती है। तो ये कविता थी, ये थी कहानी, और कहानी में क्या किया? श्रृंगार किया गया। और अलंकार को क्या कहा जाता है? अलंकार को कहा जाता है काव्य का आभूषण। क्या कहे जाते हैं? काव्य के आभूषण। मतलब ये जो चमक धमक आपको दिखाई देती है, जो शब्दों के या अर्थों के आधार पर, वो अलंकार के द्वारा होती है। क्या के द्वारा होती है? अलंकार के द्वारा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, यदि हमने या फिर किसी स्त्री ने एक ही हाथ में सारी चूड़ियां पहन ली और एक हाथ खाली कर दिया, तो क्या वो स्त्री सुंदर लगेगी?
नहीं लगेगी। यदि उसने वो काजल आंखों पे लगाना चाहिए था, वो नाक पे लगा के घूमेगी, तो क्या वो अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। वो लिपस्टिक जो उसके होठों पे लगानी थी उसने कानों में लगा के घूम रही है, क्या वो अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। वो पायल उसको पैरों में पहननी चाहिए थी, वो अपने सर पे बांध के घूम रही है, क्या वो अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो श्रृंगार या जो आभूषण जिस स्थान के लिए बने हैं उसको उसी स्थान पे प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए लिपस्टिक होठों पे लगाना है तो उसको होठों पे ही लगाना पड़ेगा, काजल को आंख में भरना है तो आंख में ही भरना पड़ेगा। तो ये होता है आपका छंद। क्या करता है? छंद। मतलब जो वर्ण एवं मात्राओं को एकदम सही क्रम में जमाना है। क्या करना है? वर्ण एवं मात्राओं को एक उसके उचित क्रम में जमाना ही क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। अच्छा, अब उसके बाद मान लीजिए एक स्त्री है जो पूरी तरह से श्रृंगारित हो गई है, उसने अपने आभूषणों को भी सही क्रम में भी पहन लिया है, लेकिन जब तक वह स्त्री अब उसके विचार, उसके जो भाव होंगे वो सुंदर नहीं होंगे, तब तक वह स्त्री सुंदर नहीं होगी। तो आत्मा, जब तक उस स्त्री की आत्मा सुंदर नहीं होगी तब तक वह स्त्री सुंदर होगी क्या? नहीं होगी। तो इसीलिए काव्य की आत्मा कहा जाता है रस को। मेरे प्यारे बच्चों, किसको कहा जाता है? रस को कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो कहानी हुआ करती थी वो काव्य की ओर लोटी, या इसको भी बोलते हैं अपन काव्य, या इसी को बोलते हैं कविता। काव्य या कविता, या इसी को हम कहते हैं पद्य। क्या कहते हैं इसी को? पद्य। काव्य, कविता या पद्य, ये एक ही बात होती है जो हमने अभी आपको गा के सुनाया। जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत जब शुरुआत होती थी तो कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण महारथ पार्थ की। तो ये कितना प्यारा आपको लगा होगा सुनने में। महाभारत के विषय में बताया गया है। किसकी कथा है? भगवान श्री कृष्ण की कथा है। उसमें उनका रोल क्या रहा है वो इस कविता में बताया गया। तो सुनने में अच्छे लगे। आजकल के गाने भी हम देखते हैं कि आप देखा होगा कि किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं। तो ये जो आपने गाने सुने होंगे, जो गाने सुनने को मिलते हैं जो आपको बड़े ही रोचक लगते हैं, ये इसीलिए लगे हैं क्योंकि पहले कहानियाँ और कहानी से अब आगे बढ़े हैं तो कविता पे आए हैं। तो कहानी जैसे पिक्चरों के अंदर जो डायलॉग सुने आपने, डायलॉग होते हैं पिक्चरों के अंदर, वो समझ लीजिए उस पिक्चर की कहानी होती है। और जो पिक्चरों के गाने होते हैं वो क्या होते हैं? उसकी काव्य या कविता होती है। जैसे आपने फेमस पिक्चर शोले पिक्चर का आपने डायलॉग सुना होगा कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो बसंती क्या बोलती है? मैं तो नाचूंगी नाचूंगी नाचूंगी। तो क्या हुआ? फिर वह आगे गाना बजता है, हाँ जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी। तो जो उसने डायलॉग किया वो थी कहानी, और जो गाना गाया वो था उसका काव्य या कविता। तो ये काव्य या कविता या पद्य ये एक ही चीज होती है, और दूसरा होता है गद्य या कहानी, ये अलग चीज होती है। आया समझ में? अब देखिए ये काव्य जो शब्द है, ये काव्य शब्द कैसे बना है? देखिएगा, काव्य जो शब्द है ये शब्द बना है कवि से। बच्चों कैसे बना है? कवि से। कवि में जोड़ा गया है य प्रत्यय। क्या जोड़ा गया है? य प्रत्यय। प्रत्यय हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। जैसे इस शब्द को मैं करता हूं का, और वा में लगी है ई की मात्रा, और यहां पे या प्रत्यय है। इस या प्रत्यय की खास बात यह होती है, जब भी ये या प्रत्यय जुड़ता है तो ये पहले वाले वर्ण को तो दीर्घ कर देता है या बड़ा कर देता है, और आखिरी जब उस पहले वाला शब्द है उसका आखिरी वर्ण में से स्वर को हटा के खुद जुड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा है कवि, तो ये पहला वाला वर्ण हो जाएगा का, और वा से हटेगी ई, तो वा आधा हो जाएगा और या जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा आपका काव्य। तो आपको काव्य समझ में आ गया होगा कि हम काव्य किसे कह रहे हैं, और आपको यह समझ में आया होगा कि हम छंद पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि काव्य में छंद का प्रयोग होता है। और मैं एक बार बताता हूं आपको, जो काव्य हैं उसमें छंद के नियम लगते हैं। काय के नियम लगते हैं बच्चों? काव्य, कविता या पद्य में छंद के नियम लगते हैं। लेकिन वहीं हम बात करें गद्य या कहानी में तो व्याकरण के नियम लगते हैं। व्याकरण जो हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण, उसमें गद्य या कहानी में व्याकरण के नियम लगते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब देखिएगा, छंद शब्द जो है, ये छद
धातु से बना हुआ है। बच्चों धातु संस्कृत में धातु कहते हैं और हिंदी में आके उसको क्रिया कहते हैं। देखिए छद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जो अपनी इच्छा से चलता है। चलना भी एक क्रिया है, या आह्लाद करना या खुश होना या फिर प्रसन्न करना, तो ये छद धातु का अर्थ होता है। आगे देखते हैं, काव्य को देखिएगा, अभी बताया मैंने, काव्य को वर्ण मात्रा यति गति तुक चरण आदि में बांधने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। किस चीज को, काव्य को वर्ण मात्रा यति गति तुक चरण में आदि में बांधना ही क्या कहलाती है, प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। आगे देखते हैं, काव्य मैंने बताया काव्य किसे कहते हैं, अभी आप समझ चुके हो काव्य। अच्छा, काव्य रचना या कविता है। मैंने बोला काव्य क्या है, एक रचना है, कविता है, जिसे पढ़कर क्या होता है, पढ़कर क्या क्या हो सकता है एक व्यक्ति को, पढ़कर या तो गुस्सा आएगा, कोई काव्य पढ़ा आपने, या यदि आपने देखा होगा हम या देश के ऊपर कोई ऐसी बनती है कविताएं जिसपे हमको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आता है, प्यार आता है, रोना भी आता है, कभी कभी हमको कविता सुन के रोना भी आता है, घृणा भी आती है, दया आ जाए आदि और भी भाव होते हैं जो भी प्रकट हो जाएं, तो वही क्या कहलाता है, आपका काव्य कहलाता है। या कुछ भी पढ़कर सुनकर आपके मन में कोई भी भाव उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। मैंने बोला कि ये कवि से बना है काव्य, और आपको कवि का जो सोच होती है वो कैसी होती है, हमारे जैसी नहीं। हम जो डेली जो हम सोच रहे हैं, हम क्या सोच सकते हैं, भाई सब्जी क्या लाना है, आज खाने में क्या खाना है, सुबह कितने बजे उठना है, सुबह कितने बजे जाना है, तो हम हमारे जो दिनचर्या में जो सोच सकते हैं हम यही सोच सकते हैं। लेकिन कवि की जो कल्पना होती है, यदि उसने एक दृश्य देखा है तो उस दृश्य पे पूरी कविता बोल देगा। हमको तो वो नदी तालाब और पहाड़ दिखेंगे, लेकिन उसको तो उसके अंदर भी इंसान दिख जाते हैं। यही तो कवि है, यही क्या होता है, कवि होता है। या कुछ भी पढ़कर आपके मन में कोई भी भाव उत्पन्न हो जाए, उसे क्या कहते हैं, अपन काव्य कहते हैं। पद्य मैंने बताया पद्य और काव्य की होते हैं। पद्य काव्य की रचना छंदों से ही की जाती है। कैसे की जाती है, छंदों से की जाती है, और छंद से कोई भी रचना बिखरने से बच जाती है। मतलब छंद के नियमों से बंधी होती है, उससे बिखरने से बच जाती है। और देखते हैं, देखिए मैं बता चुका हूं आपको, पद्य या काव्य में काय के छंद के नियम लगते हैं, और गद्य की रचना में व्याकरण के नियम लगते हैं। ये हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है बच्चों। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिनमें से एक ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है। आगे बढ़ते हैं। छंद के प्रवर्तक, बच्चों कई बार पूछा गया प्रश्न है, बताइए छंद के प्रवर्तक कौन है। तो छंद के प्रवर्तक हैं आचार्य पिंगल मुनि को कहा जाता है, और छंद का पहली बार प्रयोग इन्होंने अपनी रचना, कौन सी रचना है, इनकी रचना है छंद शास्त्र या छंद सूत्रम में किया था। इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। आगे देखते हैं, ये रहे आपके पिंगल मुनि, आचार्य पिंगल मुनि। और रस के प्रवर्तक, क्योंकि हम आगे चल के अभी रस भी पढ़ने वाले हैं, तो रस के प्रवर्तक हम अभी जान लेते हैं। रस के प्रवर्तक हैं आचार्य भरत मुनि। कौन है, भरत मुनि, ये रहे भरत मुनि। और अलंकार के प्रवर्तक हैं आचार्य भामा। कौन है बच्चों, अलंकार के प्रवर्तक हैं आचार्य भामा। ये तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो रस, छंद के प्रवर्तक हैं आचार्य पिंगल मुनि, रस के प्रवर्तक हैं आचार्य भरत मुनि, और अलंकार के प्रवर्तक हैं आचार्य भामा। और आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषा देख लीजिए रस की क्या होगी। वर्ण या मात्राओं का अनोखा संगम जिसको पढ़कर हमें आनंद आए, छंद कहलाता है। और छंद में या काव्य में लिखने के नियम ही क्या कहलाते हैं, काव्य को लिखने के नियम ही क्या कहलाते हैं, छंद कहलाते हैं। आया समझ में। तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखिएगा, छंद के अंग या अवयव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। छंद के अंग या अवयव, हम छंद की शुरुआत करने से पहले या छंद के प्रकार पढ़ने से पहले हम छंद को पूरा जानने वाले हैं। छंद के अंग या अवयव कौन कौन से होते हैं, पूछे जाते हैं। ये कुल 7 अवयव होते हैं या 7 अंग होते हैं। देखते कौन कौन से होते हैं। छंद के 7 अंग होते हैं। पहला है चरण, पद या पाद। अब ये चरण किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं या पाद किसे कहते हैं, एक ही चीज है। इसको किसे कहते हैं, ये हम अभी इसको बहुत अच्छे से हमने क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया हुआ है। आगे चल के देखिएगा, यति या विराम, जैसे चरण होते हैं, जैसे मुख्यतः 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में विभाजित होता है कोई भी छंद या कोई भी काव्य। क्या होता है, 4 चरणों में विभाजित होता है। उसके बाद यति या विराम, यति मतलब होता है रुकना, रुकना या ठहरना। जैसे हमने बोला ना कि
कथा है पुरुषार्थ की, यहां पे रुक गए ये, तो ये क्या हुआ, यति या विराम हो गया, आया समझ में। फिर आता है लय, गति या प्रवाह, मतलब उस विराम से वापस आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रवाह या गति या लय कहलाता है। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। तुक, तुक मतलब होता है आखिरी में एक ही जैसी ध्वनि का आना, तुक कहलाता है। वर्ण या मात्रा, क्योंकि ये पूरे के पूरे काव्य है जो छंद के नियमों में बंधे होंगे और ये वर्ण और मात्राएं की से बंधे होते हैं। हम देखेंगे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इसका अंदर जो अपना किरदार निभाने वाले हैं वो हैं कौन, वर्ण और मात्राएं। आगे बढ़ते हैं। संख्या और क्रम, इनकी संख्या भी पता होना चाहिए और क्रम क्या होता है वो भी हम देखेंगे। गण, जी हाँ बच्चों, गण का भी प्रयोग मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करूं चरणों की, काहे की, चरण की। तो चरण छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग को चरण कहा जाता है। चरण को पद पाद भी कहा जाता है। देख लेते हैं, देखिएगा ये एक हनुमान चालीसा यदि आप लोगों ने पढ़ी हो तो वहां से लिया गया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, बोलो बजरंग बली की जय। देखिएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मैंने बोला 4 भाग हैं, तो पहला भाग ये रहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तुहु लोक उजागर, दूसरा ये रहा। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो ये 4 क्या हैं, भाग हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं अपन, चरण कहते हैं। उम्मीद करता हूं यह समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, चरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समचरण, समचरण मतलब जैसे सम संख्याएं आपको पता होगी। समचरण मतलब जैसे कि दूसरा या द्वितीय और चौथा या चतुर्थ, दूसरा और चौथा। और विषम चरण मतलब पहला और तीसरा। देखिए, ये पहला, ये तीसरा, ये दूसरा और ये चौथा। क्लियर है, ये पहला है और ये दूसरा है, सॉरी ये पहला है और ये तीसरा है और ये दूसरा है और ये चौथा है। आगे बढ़ते हैं। तो विषम चरण को क्या कहते हैं अपन, पहला और तीसरा विषम चरण। नोट, सामान्यतः छंद 4 चरण, छंद में कितने, 4 ही चरण होते हैं, लेकिन वह लिखे 2 ही लाइनों में जाते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा हुआ है 4 चरण है लेकिन लिखे कितनी लाइनों में हैं, 2 लाइनों में लिखे हुए हैं। 2 छंद ऐसे हैं जो 6 चरणों या पंक्तियों में लिखे जाते हैं। मात्र कितने, 2 चरण। ये इनको याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन हो, जहां पे कंफ्यूजन वहीं पे क्वेश्चंस होता है। चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से वो चरण हैं। एक है कुंडलियां। कुंडलियां, कुंडलियां दो छंदों से मिलकर बनता है, दोहा और रोला। कितने, दोहा और रोला से मिलकर बनता है, जिसके अंदर होते तो 6 चरण हैं। इसके अंदर 6 लाइनें होती हैं, 6 पंक्तियां होती हैं, जिसमें से 4 दोहे की, 2 दोहे की और 4 रोला की होती है। और एक बनता है छप्पे। क्या बनता है बच्चों, छप्पे। छप्पे भी 2 छंदों से मिलकर बनता है, एक रोला और एक उल्लाला। इसमें भी रोला के 4 चरण और उल्लाला के 2 चरण, कुल मिला के 6 पंक्तियां इसमें भी होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये था आपके चरण। क्लियर है। अगला जो है यति व गति। क्या है बच्चों, यति व गति। यति का अर्थ होता है रुकना। रुकना मतलब ठहरना, रुकना, ठहरना, विराम करना, यति का मतलब होता है। अब देखिए कहां पे विराम होता है ये बताते हैं अपन। जहां पढ़ते समय हमें विराम की आवश्यकता होती है उसे यति कहते हैं। जहां पढ़ते समय क्या होगा, हमें विराम की आवश्यकता पड़ेगी उसे क्या कहते हैं, यति कहते हैं। छंद के प्रभाव बनाए रखने के लिए यति की आवश्यकता होती है। जब तक आप रुकोगे नहीं तब तक उसमें एक प्रवाह नहीं बनेगा। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। बहुत सिंपल है, देखिएगा ये बहुत अच्छा कविता है, सुना आप लोगों ने कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। जी हाँ बच्चों, ये आपके एग्जाम में हो सकता है नहीं आए या फिर आपके जनरल नॉलेज के या सामान्य ज्ञान के पेपर में आए, लेकिन हिंदी में आपसे ये पूछा नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा देश का ऐसा गान है, ऐसी कविता है जिसको सुनकर अच्छा लगता है, एक देश प्रेम जागता है हमारे मन में, दिल में, इसलिए मैंने इसको आपके सामने लिखा है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।
तो देखिए क्या बताना चाहें पे, यति कहाँ पर है। जैसे मैंने बोला कि सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, पहला चरण ये से रुके हम, यहाँ पे क्या है, यति है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यहाँ पे रुके। फिर हम बुलबुलें हैं इसकी, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, यहाँ रुके। तो दिखाई देगा आपको हर चरण के बाद क्या हो रही है, यति हो रही है। हर चरण के बाद क्या हो रही है, यति हो रही है। हर चरण के बाद यति हो रही है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा गति किसे कहते हैं। अब यति समझ में आ गया था, गति देख लो। छंद के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। छंद के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। जैसे मैंने बोला सारे जहां से अच्छा, तो ये क्या थी, गति थी, यहां पे यति हो गई। हिंदुस्तान हमारा, तो यहां से जब जैसे ही हमने हिंदुस्तान स्टार्ट किया वहां से क्या हुई, गति स्टार्ट हो गई। हिंदुस्तान हमारा, और हमारा पे फिर यति हो गई, तो गति यति। छंद के चरण को जहां बिना रुके पढ़ा जाए वहां गति होती है। मैंने बोला अभी बिना रुके, मतलब सारे जहां से अच्छा हम बिना रुके पढ़ रहे हैं, तो यहां पे क्या है, गति है। जैसे एक और देशभक्ति कविता है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। ए मेरे वतन के लोगों, जैसे हमने बोला ए मेरे वतन के लोगों, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, गति है। और जैसे हमने लोगों पे रुके तो यहां पे क्या हो गई, यति हो गई। गति और यति। जरा आंख में भर लो, जैसे मतलब जरा आंख में भर लो, तो यहां पे क्या है, गति है। पानी बोला, वैसे क्या हो गई, यति हो गई। जो शहीद हुए हैं, यहां पे क्या है, गति है। उनकी, जैसे मैंने बोला उनकी, तो क्या हो गई, यति। जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो, जैसे शुरू किया तो गति, और जैसे कुर्बानी कहा तो यति। तो यति और गति आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तुक किसे कहते हैं, तुक। तुक प्रत्येक चरण के अंत में एक जैसी ध्वनि को तुक कहा जाता है। जैसे हमने बोला कि कौन सा गाना गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो हमारा ये क्या है, तुकबंदी हो गई। क्या हो गई, तुकबंदी। जैसे मैं किसी और का हूं फिलहाल के तेरा हो जाऊं, और आखिरी में भी क्या आएगा, जाऊं। जैसे ये लिखा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो यहां पे जो गर गर हुआ है, देखा आपने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये धामा और नामा देखा आपने, तो ये क्या है, यही तो तुक है। इसको तो कह रहे हैं तुकबंदी। क्या कहते हैं इसको, तुकबंदी। कई कविताओं, कई आपने देखा होगा, कई जो शेर व शायरियां करते हैं उसमें भी क्या होती है, तुकबंदी होती है। क्या होती है, तुकबंदी। जैसे कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कामयाब होना चाहते हैं, उन्हें नहीं मिलती जो घोड़े बेचकर सोना चाहते हैं। तो ये क्या है, होना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, है ना। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। ये था तुक। अब ये है संख्या और क्रम किसे कहते हैं, देखिएगा। संख्या, वर्णों और मात्राओं की गणना को क्या कहते हैं अपन, संख्या कहते हैं। किसको, वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। और क्रम, लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। अब बहुत अच्छा शब्द आया आपके सामने, लघु और गुरु, क्योंकि हमको लघु गुरु से ही सारे के सारे छंद अभी क्लियर करने पड़ेंगे। लघु किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ण एवं मात्रा किसे कहते हैं। वर्ण, छंद, वर्ण और मात्रा के आधार पर ही क्या होता है, व्यवस्थित किया जाता है। क्योंकि पूरा के पूरा जो रोल अभी देखने वाले हैं अपन, किसका आने वाला है, वर्ण एवं मात्राओं का, जिसके में अंदर मात्राएं क्या होती हैं, लघु और गुरु। बस वही क्या पढ़ने वाले अपन, आगे चल के अभी क्लियर करने वाले हैं। ये देखिएगा, वर्ण व मात्रा में सबसे पहले आती है आपकी ह्रस्व, और होते हैं दीर्घ। अब आपको पता होगा कि ह्रस्व हमने स्वर पढ़े हैं, तो स्वर पढ़े ना आपने, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मैंने बताया था। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एक इसमें थोड़ा सा गलत लिखा है, देखिएगा। ये छोटी ई है, ये बड़ी ई नहीं है। ये क्या है बच्चों, ये छोटी ई। अ, ई, उ और री। मैंने बोला वर्ण एवं मात्रा में वर्ण, वर्ण कितने, 2 प्रकार के होंगे, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मतलब छोटे, दीर्घ मतलब बड़े। तो अ, ई, उ और री,
ये छोटे वर्ण कहलाते हैं या ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं। दीर्घ वर्ण मतलब बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ और औ कितने हो गए पूरे, एक और एक ओ, 7 होते हैं। ये कितने होते हैं बच्चों, 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ कितने होते हैं, 7 होते हैं। देखिए यहां पे क्लियर है, जैसे हम कोई भी वर्ण के ऊपर, कोई भी व्यंजन के ऊपर मात्रा लगाते हैं तो वो भी क्या होती है, या तो ह्रस्व, जैसे मान लीजिए ये क लिखा है तो ये कौन सा हो जाएगा, ह्रस्व। ये छोटी छोटी की लिखी है तो ये भी क्या हो जाएगा, ह्रस्व। छोटा कु या क्री, ये सब क्या है, ह्रस्व वर्ण है। वहीं पे हम दीर्घ की बात करेंगे तो का, की, कु, के, कई, को, कौ, आपने सुना है ऐसे वर्ण। तो जी हाँ, इनको कहते हैं अपन दीर्घ वर्ण। क्या कहते हैं बच्चों, दीर्घ वर्ण। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। छंद में वर्ण उसे ही माना जाता है जिसमें स्वर की ध्वनि होती है, मतलब स्वर की ध्वनि होना आवश्यक है। हलंत वाले व्यंजन को वर्ण नहीं मानते, हलंत वाले व्यंजन को भी नहीं गिना जाता, मतलब इनको गिना नहीं जाता है। अपन देख लेते हैं, या आधे व्यंजन को भी नहीं गिना जाता है। तो यहां तक मुझे लगता है आपको सब चीजें क्लियर होंगी, वर्ण एवं मात्रा, क्योंकि हम अब पढ़ने वाले हैं इनके नियम। क्या पढ़ने वाले हैं, नियम। अच्छा, नियम पढ़ाने से पहले मैं मात्रा और बताता हूं आपको। हाँ, मात्रा किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय को क्या कहते हैं, अपन मात्रा कहते हैं। कम समय लगेगा तो दीर्घ, अधिक समय लगेगा तो गुरु, या कम समय लगेगा तो ह्रस्व और ज्यादा समय लगेगा तो दीर्घ, मतलब लघु और गुरु। 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है लघु, मैंने बताया आपको, लघु मतलब ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा या पाई चिन्ह कहते हैं। जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है ये पाई का चिन्ह है। कौन सा बच्चों, पाई का। और एक होता है गुरु, मतलब दीर्घ स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे 2 मात्रा कहते हैं, इनको कहते हैं अपन गुरु। तो यहां तक पूरी कहानी क्लियर है, क्योंकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लघु और गुरु के नियम। लघु और गुरु के नियम पढ़ने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, अगले वीडियो के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। और हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह के रोचक वीडियो और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके एग्जाम के लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको मिलने वाली है। तो बच्चों हाँ, सफलता का आपने किया विचार और विचार को हमने किया साकार। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।